हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज अनदर वीडियो फॉर क्लास 12 फिजिक्स एंड आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करेंगे और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आपको जो पूरी खुशबू के साथ, पूरी फील के साथ समझ में आ जाने वाला है। जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मैक्सवेल इक्वेशंस। बहुत ज्यादा शानदार, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो डायरेक्ट आपके दिमाग में जाने चाहिए और जाकर के रहेंगे। एक और जरूरी बात, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना। बहुत सारी यूजफुल वीडियोस जो आपके 12th के लिए, आपके जेईई नीट के लिए एसेंशियल हैं, बहुत जरूरी हैं। शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी। एक और जरूरी बात, कंप्लीट 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैप्टर नेम के बाद अभिषेक साहू लिख करके या फिर टॉपिक नेम के बाद अभिषेक साहू लिख कर सर्च करेंगे तो आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगी 12th फिजिक्स के लिए। हाँ, कुछ एक टॉपिक रिमेनिंग है जो कि आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सवेल ने दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सवेल ने दिया। और याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा फेनोमेना है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बार बार ये बताता है दैट नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री। याद रखना दोस्तों कि जिस तरह से इतिहास खुद को दोहराता है, जिस तरह से इतिहास खुद को दोहराता है, ठीक वैसे ही नेचर भी अपने फेनोमेनास को रिपीट करती है। नेचर भी अपने फेनोमेनास को रिपीट करती है बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। इस बात का एविडेंस है डिस्प्लेसमेंट करंट। इस बात का एक और प्रूफ है डिस्प्लेसमेंट करंट कि नेचर को सिमेट्री पसंद है। नेचर में चीजें रिपीट होती हैं जैसे इतिहास खुद को रिपीट करता है। आपको बताते हैं कि मैक्सवेल ने क्या किया। मैक्सवेल ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 इक्वेशंस में समेट दिया और डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया। आइए जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट कैसे हमारे सामने आया। मैक्सवेल जानना चाहते थे कि यदि हम एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें एक सोर्स के साथ जो कि पावर सोर्स होगा ऑब्वियसली, है ना, तो उस कैपेसिटर के अंदर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्या होगा। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि जब आप एक कैपेसिटर को इससे कनेक्ट करोगे तो भाई एक कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, है ना। इस करंट के कारण बनेगी मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि करंट फ्लो हो रहा है, जहां जहां तक करंट फ्लो होगा उसके अराउंड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाया जा सकता है कंपास से। तो यहां पर भी हम कंपास से पता लगा लेंगे। अब जरूरी बात यह है कि इस कैपेसिटर के अंदर क्या हो रहा है। तो कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने कैपेसिटर के बीच में भी एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। ऑब्वियस सी बात है कि कैपेसिटर क्या है भाई, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट है, उनके बीच में हमने कह दिया कि एयर एक मीडियम है ना। तो इसके बीच में ऑब्वियसली यहां पर जो है करंट नहीं है, ठीक है। फिर भी इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनती है या नहीं बनती, इसका पता लगाने के लिए मैक्सवेल ने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक नीडल को रखा और देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। और देखा कि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ स्टार्टिंग में इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ और कुछ समय के बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। दैट मींस कुछ समय के बाद डिफ्लेक्शन रुक गया, नो डिफ्लेक्शन, है ना। ऐसा क्या हुआ होगा कि इस नीडल में स्टार्टिंग में तो डिफ्लेक्शन हुआ, स्टार्टिंग में तो नीडल हिली, इसका मतलब स्टार्टिंग में तो मैग्नेटिक फील्ड बनी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक जो नीडल थी वो रुक गई। तो सबसे पहली चीज तो मैक्सवेल के दिमाग में यही क्लिक की कि यहां पर करंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जहां तक हमारी नॉलेज है, जहां तक हम जानते हैं अभी तक, आज तक की डेट में, वहां तक हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड या तो बनाता है इलेक्ट्रिक करंट से बनती है मैग्नेटिक फील्ड, या तो जो है कोई मैग्नेट वहां रखी हो तब बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में ना तो कोई मैग्नेट रखी है और ना ही कोई करंट फ्लो हो रहा है। तो भाई इतना जानने के बाद मैक्सवेल का दिमाग हिल गया, बोला ऐसा क्यों, है ना। जब यहां पे करंट नहीं है, मैग्नेट नहीं है, तो मैग्नेटिक नीडल हिली क्यों, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे।
तो इसका सवाल, इस सवाल का जो जवाब है बड़े ही छोटे से कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है। ये देखा गया, मैक्सवेल ने देखा कि आखिर इसके बीच में क्या हो रहा है। तो जरा सोचो कि जब हमने कहा कि इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया तो ये कैपेसिटर जो है चार्ज होना स्टार्ट होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसके अंदर चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। थोड़ा सा और चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। थोड़ा सा और चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ी। थोड़ा सा और चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। इसका मतलब है, ठीक है ना। और एक पॉइंट ऐसा हो गया कि चार्ज जो है ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। फुली चार्ज हो गया तो फिर अब और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, है ना। तो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, है ना। तो कैपेसिटर में जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही थी, दैट मींस बढ़ रही थी। कैपेसिटर फुली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई मैक्सिमम। कैपेसिटर फुली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई मैक्सिमम। और मैक्सिमम के बाद अब और ज्यादा चार्ज नहीं आ पाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो अब जो है ये देखो जब तक चार्ज हो रहा था तब तक नीडल हिल रही थी। पूरा फुली चार्ज होने के बाद एक पॉइंट के बाद क्या हो गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, इसमें जो है नो डिफ्लेक्शन हो गया। क्या? नो डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इसमें डिफ्लेक्शन होना बंद हो गया, यानी कि अब ये नीडल नहीं हिल रही। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहूं मैं ऐसा कहता हूं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है मैग्नेटिक फील्ड को, बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है मैग्नेटिक फील्ड को। अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही, इसीलिए जो है नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, नीडल में डिफ्लेक्शन रुक गया। अब यहां से बात आती है कि ये चीज हजम कर ली जाए क्या, ये चीज इसको डाइजेस्ट कर लिया जाए क्या, इसको मान लिया जाए क्या कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो बोला और जगह एक्सपेरिमेंट करके देखे गए, बोला बन रही है ना। लेकिन ऐसा नेचर में क्या पहले से फील्ड है? बोला है। क्या चीज? कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, किसी क्लोज लूप में करंट इंड्यूस हो जाता है, किसी क्लोज सर्किट में करंट इंड्यूस हो जाता है। क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, दैट मींस चेंजिंग फ्लक्स से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ कारण इलेक्ट्रिक करंट बनता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनता है इलेक्ट्रिक करंट। जरा मुझे बताना कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक करंट है, मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यहां पर इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स का हमने फ्लो कंसीडर कर लिया, तो कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना है, तो उस कंडक्टर में एक साइड पॉजिटिव और दूसरे साइड नेगेटिव चार्जेस आने पड़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है तो कंडक्टर बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम समझ गए कि यदि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना है तो उसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनना जरूरी है ना। तो यदि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है तो उसका मतलब है उस कंडक्टर में पहले बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर में बन रही है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से बनता है उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर कहने का मतलब मेरा यह है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है, और वो करंट आखिर में क्यों बनता है? क्योंकि उस कंडक्टर के अंदर बनी इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना दोस्तों, अब हम इसको शॉर्ट में निपटाएं तो ऐसा बोल सकते हो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्ट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेचर क्या कहती है? नेचर कहती है दैट आई लव सिमेट्री, यू डू व्हाटएवर यू वांट मैन, है ना। मुझे तो सिमेट्री पसंद है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कि जैसे बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है। नेचर कहती है कि जैसे बदलती हुई
बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है। ठीक वैसे ही बदलती हुई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जैसे बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक वैसे ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ सिमेट्री, है ना। तो यही खुशबू है, यही फील है, यही कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का, है ना। कि आपसे पूछा जाए कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है, तो अब आप बोल सकते हो कि जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक वैसे ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कांस्टेंट हो जाएगी, वैसे ही इस नीडल में डिफ्लेक्शन अब और नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके बाद की बात कि इस करंट को अब जो है मतलब अब इस मैक्सवेल ने आगे की बात क्या रखी है। मैक्सवेल ने कहा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमने जो है करंट को दो टाइप से बता दिया। क्या बताया कि ये जो कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रहा है, इसको नाम दिया आईसी, दैट मींस कंडक्शन करंट। क्या बोला? कंडक्शन करंट, ठीक है। इसके बाद एक और टाइप का उन्होंने करंट बोला इस कंडक्शन करंट जहां पर होगा, किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर, ठीक है, वहां पर कोई और दूसरा करंट नहीं होगा। लेकिन जहां पर कंडक्शन करंट नहीं है, जैसे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो वहां पर कंडक्शन करंट के प्लेस पर हमने अज्यूम कर लिया कि कोई और करंट है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। एक्चुअल में कौन है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है करंट, तो हम जो है इसको करंट के कॉन्सेप्ट से ही समझेंगे, ठीक है। तो जहां पर कंडक्शन करंट है वहां पर कोई और करंट नहीं है, ठीक है, और जहां पर कोई और करंट है वहां पे कंडक्शन करंट नहीं है। अच्छा, तो देखो यहां पर, क्या यहां पर कंडक्शन करंट है? बोला नहीं है। क्या यहां पर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में? बोला नहीं हो रहा। तो इस करंट की जगह कोई और नाम दिया जाए। इन प्लेस ऑफ कंडक्टर करंट न्यू करंट हैज टू बी इंट्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि इस करंट का अल्टरनेटिव, इस करंट का दूसरा नाम, इस करंट के स्थान पर, इस करंट के प्लेस पर जो करंट आया उसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। कंडक्शन करंट के प्लेस पर जो करंट है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि प्लेस का मतलब क्या है? जहां कंडक्शन करंट नहीं है वहां डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो बताओ उसके अंदर क्या है? प्लेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसके अंदर कौन सा करंट? इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट। बस, बहुत सुंदर सी बात। क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो याद रखना कि यहां पर कंडक्शन करंट है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, और यहां डिस्प्लेसमेंट करंट है तो फिर यहां पर कंडक्शन करंट नहीं है। प्यारे बच्चों, इस बात को याद रख लेना, कहां गया इसको अपन इरेज करें। अच्छा, अब यहां से बात होती है मैक्सवेल की इक्वेशन की। तो मैक्सवेल ने किस तरह से जो है एक इक्वेशन बनाई, और जो है आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए, आप इसको, ऑल्दो ये फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, तो पहले फोर्थ को समझते हैं बिकॉज यही अपना सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है ना। देखिए, तो बड़ी ही सिंपल सी बात कि यदि आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है वो एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप बनाएंगे और जितना करंट उससे थ्रेड कर रहा है, पास कर रहा है, उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि हमने पढ़ा हुआ है कि एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या पढ़ा हुआ है? क्लोज सर्किट इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द लूप, करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। अब देखो, तो अगर आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहां निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको यहां निकालनी है तो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको पूरे सर्किट में निकालनी है तो नहीं निकाल पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? तो अब हमें इस पूरे सर्किट के, जैसे मान लो इतने पॉइंट को कंसीडर करना है,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि हमने कहा कि इसको जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ये जो है ना वो सिर्फ जो है आपका कंडक्शन करंट के लिए है, और जो है हमें डिस्प्लेसमेंट करंट को और इस फॉर्मूले में इंक्लूड करना है। तो क्या करेंगे? बड़ी ही सिंपल सी बात है कि भाई ये आई क्या है? ये आई है करंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं करंट कितने टाइप के? अच्छा देखो, तो ये तो एम्पीयर सर्किटल लॉ है। अब हम यहां से लिखेंगे मॉडिफाइड एम्पीयर सर्किटल लॉ। ये बड़ा होकर के कौन बना? ये बड़ा होकर के बना मॉडिफाइड सर्किटल लॉ, जिसको हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन भी कहेंगे, जो कि क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट को कंसीडर करके भी मैग्नेटिक फील्ड देगा। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब बताओ म्यू नॉट इनटू करंट। करंट दो टाइप का, एक कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट कंडक्शन करंट आईसी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहां पर पुट करता हूं और आपको बताऊंगा अभी कि ये फॉर्मूला कैसा आया। इसको लिखो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। क्या लिखा? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई अपॉन डी टी। आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये क्या है? मॉडिफाइड एम्पीयर सर्किटल लॉ, जिसको हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलेंगे। म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई, अच्छा म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। ये जो इक्वेशन आपकी बन गई, ये है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन मोशन मत बोल देना, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट नाउ। तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन ये क्या बताती है? ये हमें बताती है कि जो है किसी सर्किट में अगर डिस्प्लेसमेंट करंट भी है और आपका जो है कंडक्शन करंट भी है, तो कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब मैं आपको ये बता देता हूं रफ में कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है ये कैसे आई, ठीक। तो सुनिए, तो इसके लिए बड़ी ही छोटी सी बात है कि हम जानते हैं, याद करना हो तो याद करने के लिए तो ट्रिक है अपने पास कि जैसे हमने पढ़ा है ना कि ईएमएफ कितना बनता है, तो आपने कहा कि माइनस डी फाई बी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ कितना बनता है? माइनस डी फाई बी ओवर डी टी, है ना। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हो कंडक्शन करंट कितना बनेगा। तो माइनस साइन तो केवल माइनस साइन मैग्नीट्यूड को नहीं दिखाता ना, माइनस साइन तो सिर्फ ये बताता है कि जो है कितना अपोज कर रहा है, दैट मींस नेचर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो आईडी इज इक्वल टू, आप इसको याद रखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां पर डी फाई बी था तो आप याद रखेंगे डी फाई ई है अपॉन डी टी। बस इसके साथ आप ट्रिक बना के एनालॉजी सेट करके याद कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू। जैसे ये डी फाई बी ओवर डी टी था, ये डी फाई ई ओवर डी टी है, ठीक है ना। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नाउ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला आखिरकार बनता कैसे, ठीक है ना। चलिए, तो कैसे बनेगा ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बना यहां से कि हम जानते हैं एक चार्ज रखा हुआ है फ्री स्पेस में, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। तो फाई ई, अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा, आपको यहां तक समझ में अच्छी बात है। अगर आप समझना चाहते हैं तो एडिशनल में इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। डी फाई ओवर डी टी, यहां पर भी डिफरेंशियल करूंगा तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, डी टी ओवर डी टी, ठीक है। चलिए, तो डी फाई ई ओवर डी टी इनटू कर दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट के साथ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी क्यू बाय डी टी। और डी क्यू बाय डी टी क्या होता है? करंट, ठीक है ना, करंट। डी क्यू बाय डी टी क्या होता है? करंट। तो यहां से जो है इस करंट की वैल्यू आ गई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और dt। समझ में आया ना। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो करंट है वो किसके टर्म्स में है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मींस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और टाइम के, ठीक है ना। इसलिए हम इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसीलिए जो है अपन ने यहाँ पर जो id की वैल्यू है ये पुट किया। आई होप आपको ये सारी बातें अब समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये आपकी डिस्प्लेस जो है आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई मैक्सवेल की। नाउ कम टू द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। तो कुछ नहीं करना है इसके लिए। अगर हम आपसे बात कहें कि मैक्सवेल ने क्या किया, तो मैक्सवेल ने सिर्फ मैक्सवेल ने इक्वेशंस को समराइज कर दिया। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को समराइज कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। कैसे? तो मैक्सवेल ने जो फर्स्ट इक्वेशन दी वो थी आपकी क्या कि E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने ये पढ़ा है ना, ये मैक्सवेल ने तो नहीं दी, लेकिन मैक्सवेल ने बताया कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हो, 4 इक्वेशन समझा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। सेकंड इक्वेशन ये क्या बताती है? ये एक्चुअल में आपकी गॉस थ्योरम बताती है, गॉस थ्योरम। ठीक है, और ये बताती है कि याद रखना कि जैसे मान लो गॉस थ्योरम ने क्या बताया था? गॉस थ्योरम ने बताया था कि यहां पर अगर कोई चार्ज रखा है, ठीक है, तो ये चार्ज लेट से पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये चार्ज बाहर जा रहा है, इससे इतना फ्लक्स लिंक होगा, है ना, और जो है ये लाइंस बाहर जाती चली जाएंगी। अगर एक चार्ज रखा हो तो ये लाइंस अगर बाहर जाती चली जा रही थी तो ये लाइंस बाहर जाती चली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एग्जिस्ट अलोन। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। गॉस थ्योरम तो एक्सप्लेन करता ही है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज़ ये फील्ड लाइन वापस अंदर नहीं आ रही है। अगर वापस अंदर आती तो फ्लक्स जीरो ना हो जाता, है ना, तो ये चीज हो गई। अब जो सेकंड इक्वेशन उन्होंने दी वो थी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट आपका जो है ds वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू जो है आपका 0 है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज देखो, अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो उससे बाहर निकल रहा है, लाइंस अंदर नहीं आ रही, अगर लाइंस अंदर आती तो 0 हो जाता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमने जो है यहां पर देखो, क्योंकि पोल जैसे मान लो अगर आप जो है कोई भी मैग्नेट का पीस है, अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकलेंगी वापस इसके अंदर आएंगी, दैट मीन जितनी फील्ड लाइन बाहर निकली उतनी फील्ड लाइन अंदर आई। इसका मतलब यह है कि यहां से हमें पता पड़ा कि इसके साथ जो फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो कितना हो रहा है? 0। तो यहां से एक चीज जो है कंक्लूड की जा सकती है कि जो कोई भी मैग्नेट है वो मोनोपोल्स में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मोनोपोल में एग्जिस्ट करता तो जैसे मान लो ये चार्ज अकेला है तो उससे फील्ड लाइन बाहर जा रही है और अंदर नहीं आ रही है, ठीक है ना, लेकिन इसकी फील्ड लाइन जो यहां से एक मैग्नेट के पीस से निकलती है वो वापस इसी में आ जाती हैं, तो इसका मतलब है इसके पास नॉर्थ पोल के साथ साथ साउथ पोल भी है। तो यहां से हमें जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि आइसोलेटेड मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू, दैट मीन जो आपका फैराडे जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो है E इज इक्वल टू माइनस d∅b ओवर dt, है ना, माइनस d∅b ओवर dt। और ये इक्वेशन क्या बताती है? फैराडेज लॉ को, है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ठीक है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस d∅b ओवर dt, है ना, बिकॉज ये क्या ईएमएफ है और ईएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं? E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ठीक है ना, E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। चलिए ये बात समझ पाओ कैसे लिख सकते हैं? तो हमने पढ़ा था ना E इज इक्वल टू dv अपॉन dr, ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये देखो कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू E इंटू dr का मतलब क्या है? डिस्टेंस, तो हमने इसको लिख दिया EDL। अगर आप जो है ईएमएफ को या वोल्टेज को मतलब ये छोटा सा dv है, अगर आप इसको कम मतलब पूरा बड़ा बनाना चाहते हो तो आप उसका इंटीग्रेशन करोगे, है ना, इंटीग्रेशन हमने किया साइक्लिक इंटीग्रेशन, तो यहां से जो है ये अपन को इक्वेशन मिल जाती है। समझ में आया ना? तो ये जो है आपकी थर्ड इक्वेशन है, जो थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल की, वो है आपको फैराडे लॉ को एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना। तो ये है आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक। और उसके बाद फोर्थ इक्वेशन हमने पढ़ी ली। तो आई होप आपको जो है पूरा फील, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी खुशबू मिली होगी आज के इस टॉपिक की। अगर जो है थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं आप मेरी, तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि पता पड़ता है कि कम से कम किसी के ये वीडियो काम आ पाए। इसके साथ साथ अगर आप 12th क्लास में हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर बड़े हैं, 12th क्लास से थोड़ा सा आगे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर इस चैनल को थोड़ा सा उठा सकता है, आपका एक शेयर इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करा सकता है, आपका एक शेयर आपके छोटे भाई बहन, आपके जूनियर, आपके बैचमेट के काम आ सकता है। सो गाइस इतना ही कहूंगा कि आपका एक शेयर बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। सो इस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन शॉट वीडियो को जरूर देखना, बहुत काम की होगी, और इसकी 5-5 मिनट की रिवीजन सीरीज जरूर बनाएंगे, तो उसको भी देख लेना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।